अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द बायोलॉजी सीरीज़। सो हम फर्स्ट ईयर बायो का चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस को डिस्कस किया था और अब हम हाई स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे पानी की। तो कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। कह रहा है किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट किसको कहा जाता है? हीट एनर्जी। यानी फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है, उस 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, उसकी जो टेम्परेचर जब बढ़ा 1 सेल्सियस तक, उसके दौरानिए में जितनी भी हीट यूज़ हुई, जितनी भी हीट एनर्जी यूज़ हुई, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी 15 सेल्सियस से 16 सेल्सियस के बीच में जितनी भी एनर्जी यूज़ हुई, ये जो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर आया, उस इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर के अंदर जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इस्तेमाल हुई, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज हाई। पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि उसकी पोलर नेचर है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। पोलर नेचर क्या है इसको भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है उसको भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलर नेचर पढ़ना है तो आप मेरी लास्ट वीडियोस जो हैं उसको देखें, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर समझा हुआ है तो दैट्स गुड। तो पोलर नेचर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में है, उसकी वजह से ही इसको ज़्यादा इतनी इज्जत बख्शी जा रही है। इट मीन्स वाटर रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट टू मेक चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर और वार्म अप। अब हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? पानी को बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है हीट का ताकि वो गर्म हो जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि भाई पानी भले आप थोड़ा सा लें या ज़्यादा लें, लेकिन उसको सेम मतलब उसको अच्छी खासी हीट चाहिए होती है गर्म होने के लिए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो 1 सेकंड में गर्म हो जाती है, 2 मिनट में गर्म हो जाती है, 3 मिनट में गर्म हो जाती है। लेकिन पानी जो है उसकी एक स्पेसिफिक हीट होती है, उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होता है हीटअप होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि अगर वो जल्दी हीटअप हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो 90% पानी है उसका क्या होगा, और अगर वो जल्दी ठंडा हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो पानी है उसका क्या होगा। तो ये जो स्टेट है ना आइसोलेटेड, ये मेंटेन की हुई है पानी की इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से, क्योंकि उसकी पोलैरिटी है, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है और इसके लिए वो अपनी हाई स्पेसिफिक हीट को मेंटेन करके रखता है। इट वर्क्स इज टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिज्म एंड हेंस प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म अगेंस्ट सडन थर्मल चेंजेस। कह रहे इट वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है। इसका मतलब ये है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब देखिए, जब भी गर्मी होती है हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी बॉडी स्वेटिंग की सूरत में पानी को खारिज करती है। जब भी हमें पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। क्या ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज हुआ? यस, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप हो गई थी। जब जैसे ही पसीना निकला ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है इंसान को। ठीक है, तो इसका क्या मेंटेन कर रहा होता है। तो आप देखेंगे टेम्परेचर को स्टेबलाइज कैसे कर रहा है वाटर, और उसके बाद प्रोटोप्लाज्म को भी मेंटेन कर रहा है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में आपका 90% पानी है। अगर वो जल्दी वार्म अप या जल्दी कूल डाउन हो जाएगा तो इसके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा हमारी बॉडी को, और सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको भी नुकसान होगा। इसके लिए वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है और ऐसे ही जल्दी जल्दी में वो ना गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। आई होप आपको बात आ रही होगी समझ। चलें हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन को पढ़ते हैं कि हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। The amount of heat required to change liquid state of water to vapor state is called heat of vaporization. हीट ऑफ वेपराइजेशन हम उसे कहते हैं कि पानी का जितना भी अमाउंट लिक्विड से जब वेपर स्टेट में हो जाता है यानी गैस स्टेट में चला जाता है, उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर विल बी चेंजेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट। जितनी ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी उतना ज़्यादा स्टेट स्टेबल होगी, क्योंकि हमारा जो वाटर होता है उसको हीट रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर ये हीट जो है, ये जो प्रोसेस है, ये जितना ज़्यादा हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी उतनी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा। वरना ऐसे नहीं हो जाएगा थोड़ी भी गर्मी बढ़ी भाई हमारी बॉडी ने सारा पानी जो है वो एवापोरेट कर दिया और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई।
तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाएगा कि भाई जब तक हमारी बॉडी जो है वो वेपराइज होता जाएगा पानी, और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होती जाएगी। इससे तो फिर हमारी वाटर की जो स्टेबिलिटी है वो तो ख़राब हो जाएगी। इसलिए वाटर इज़ अ वेरी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, बहुत ज़्यादा हाई हीट रिक्वायर्ड होती है वेपराइजेशन में कन्वर्ट होने के लिए। लिखी हुई है 574 किलो कैलोरी पर kg। देयरफॉर वाटर रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स। कह रहा है इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सके लिक्विड टू वेपर्स। और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो जल्दी में अगर उसको चेंज कर देगा, क्या नाम है, अपनी स्टेट को चेंज कर देगा, तो इससे होगा क्या, हमारी सेल को ही नुकसान होगा। इट गिव स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट्स स्टेड इन सेल। जैसे मैंने बताया कि स्टेबिलिटी देता है वाटर मॉलिक्यूल को, और जो सेल के अंदर उसकी हालत है उसको मेंटेन करके रखता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना इस थर्मोरेगुलेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट व्हेन एवापोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एंड परस्पायरेशन। ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है जब पानी एवापोरेट हो जाता है, ट्रांसपायरेशन और परस्पायरेशन। परस्पायरेशन पसीने के थ्रू, ट्रांसपायरेशन जो प्लांट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो इसके थ्रू जो पानी जो खारिज हो जाता है उसके अंदर हमारी बॉडी को बहुत एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। ये वेपर्स में कन्वर्ट होने में टाइम लगाता है और ऐसे ही नहीं हो जाता, ठीक है।